सकते हैं यहाँ पे हालात का जायजा लेने के लिए दयाशंकर तिवारी जा चुके हैं। हम जानेंगे उनसे कि क्या कुछ उनके मनोगत थे। मैं किसी सरकारी कार्य से मुंबई जा रहा था। दुरंतो में मैं बैठा और दुरंतो में बैठ करके मैं मुंबई के लिए निकला। करीब करीब 8:36 पर मुझे एक फ़ोन आया कि इस प्रकार से वातावरण शिवाजी पुतले के बाद दूषित हो रहा है और ओल्ड हिस्लॉप कॉलेज के पीछे की गली में बहुत बड़े प्रमाण में तोड़फोड़ की जा रही है करके, गाड़ियों के जलाने से लेकर के, और 15 मिनट बाद उसका वीडियो भी आ गया। मैंने सब कार्यकर्ताओं से संपर्क करना चालू किया। फिर सोशल मीडिया पर एक मैसेज डाल दिया कि मैं ट्रेन में हूँ लेकिन मेरा मोबाइल शुरू है, अगर कोई किसी भी संकट में है तो मुझसे बात कर सकता है। मैं रात 3 बजे तक संपर्क में था। इस बीच में यहाँ की गौलीपुरे की घटना की जानकारी मिली, इस बीच में गीतांजलि की घटना की जानकारी मिली, इस बीच में हंसापुरी की घटना की जानकारी मिली, और हर जगह की जानकारी मिलने के बाद प्रवीण जी भी नागपुर में नहीं थे, वो भी मुंबई में थे, इसलिए ट्रेन से मैं प्रवीण जी से बात करता था और प्रवीण जी के माध्यम से कोशिश करता था पहुँच कि पुलिस व्यवस्था हो जाए। लेकिन बाद में ध्यान में ऐसा आया कि वातावरण इतना ज़्यादा वो हो गया है कि वो पुलिस हर जगह पहुँच नहीं पा रही है। सिर्फ पुलिसकर्मियों को भी आक्रमण किया गया। हाल इसके बाद वो सब वहाँ तक ठीक था, लेडीज़ पुलिसकर्मियों पर भी उनके छेड़छाड़ का ये किया गया है। ये देखो, शायद आज़ाद भारत में ये पहला दंगा होगा जिसमें 5 नागरिक घायल हुए और 34 पुलिस वाले घायल हुए। इससे पता चलता है कि ये जो हमला हुआ, ये हमला पुलिस वालों पर हुआ, उनका टारगेट पुलिस वाले थे। आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में तो एक माइनॉरिटी नाम की पार्टी हमीद नाम के एक व्यक्ति ने कश्मीर में बनाया है। उसकी पार्टी का एक उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में नागपुर कश्मीर से से खड़ा एक प्रश्न आया कि लाइक ऐसा भी देखा गया है कि यहाँ पे जो कश्मीर में जो पहले यूज़ करते थे थ्रोन जो स्टोन्स थे, वहाँ वो भी स्टोन यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, ऐसा देखने को मिला है। मैं वही उसी विषय पर आ रहा हूँ। कश्मीर का एक पैटर्न है कि पहले आप पुलिस को मारो, उसके बाद आप मिलिट्री को मारो, जिससे तुम्हें साथ देने वालों को ये लगने लगे कि इनको तो हम कभी भी निपट लेंगे, और जब रक्षा करने वालों को ही तुम निपट लोगे तो हिंदू आदमी निरीह होकर के आपकी बात सुनने लगता है करके। उस मानसिकता की पार्टी नागपुर में लॉन्च हुई, जिसका अध्यक्ष यहाँ सेवा सदन बिल्डिंग के पीछे रहता है और जिसका लोकसभा का उम्मीदवार मुख्य आरोपी के रूप में अभी पुलिस की गिरफ्त में है करके। आप कल्पना कीजिए कि माननीय पुलिस आयुक्त ने कहा है कि यहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चालू है इसलिए पत्थर मिल गए। जब सारा कंस्ट्रक्शन ही कंक्रीट का हुआ तो यहाँ पत्थर मिलने का कोई कारण ही नहीं, और रेडीमिक्स कंक्रीट से हुआ इसलिए गिट्टी आने का कारण नहीं, इसलिए रोड पे तो कोई पत्थर नहीं थे। ये सारे पत्थर 200-250 का मजमा एक ट्रैक्टर भर के पत्थर नहीं ला सकता। ये पत्थर का उन्होंने नियोजन किया, पत्थर लेकर के उन्होंने हमले करे, हिंदू समाज में दहशत फैलाने की कोशिश सर, करी। इनका ये भी कहना था कि इन्होंने जो ग्रीन कलर की चादर जलाई है उनके ऊपर कुरान की आयत लिखी हुई थी, तो क्या ये सच बात है? कुरान की आयत लिखी हुई है तो कहीं भी दिखाई नहीं देता। ग्रीन कलर की चादर थी, ये बात सही है। हालांकि विष्णु अगर परिषद मुझे ने एक इसका चीज दावा नहीं मुझे किया एक चीज बताओ, अगर उस पर भगवे कलर की चादर रहती हम्म, तो वो कहते कि अजमेर शरीफ का परचम भगवे कलर का है करके। जिसको दंगा करना है वो कोई भी बहाना बता सकता है। अजमेर शरीफ में भगवे रंग के झंडा लगता है, अगर वो भगवी चादर रहती तो वो कहते कि अजमेर शरीफ की चादर जलाया करके। उनको बहाना चाहिए था, और बहाना चाहिए था इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं गलत तरीके से उस पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी यह बताया। अब आप कल्पना कीजिए, बड्डू हार्डवेयर की दुकान का दरवाज़ा तोड़ा, दरवाज़ा तोड़ करके दुकान के अंदर घुस गए, दुकान के अंदर घुस करके वहाँ पर उसका हार्डवेयर है इसलिए प्लास्टर बांधने का काम करता, उसके यहाँ से बैंडेज के पूरे पॉट उठा के लाए, और बैंडेज के पूरे के बंडल लाने के बाद क्या किया उन्होंने, एक एक्टिवा को नीचे गिरा दिया। अब एक्टिवा में पेट्रोल कहाँ से निकलता है ये मुझे और आपको नहीं मालूम, वो मैकेनिक है इसलिए उनको मालूम है। नीचे गिरा करके अंदर हाथ डाल करके पेट्रोल का पाइप निकाला, पेट्रोल का पाइप निकाल करके सारे के सारे बैंडेज के बंडल उसमें भिगोए और उसको जला जला करके गाड़ियों पर फेंका। इसका मतलब सुनियोजित योजना के अंतर्गत ये हमला किया गया, प्री प्लान हुआ था। प्री प्लान हुआ, और पुलिस का डर हम में नहीं है,
पुलिस हमारा क्या कर लेंगी, ये चीज प्रस्थापित करने के लिए उनका टारगेट नागरिकों से ज्यादा पुलिस थी। ये फहीम कहने में खान का अतिशयोक्ति नाम नहीं। सामने आया जिसमें से ऐसा भी कहा गया है कि उसने 70-80 लोग को जमा किया, उसके बाद पूरी भीड़ जमा हुई। वो एक मेन कल्प्रिट है उसके। देखिए, किसी एक व्यक्ति के कारण इतने बड़े इलाके में ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। ये कहीं ना कहीं पूर्व निर्धारित हमला था। मैंने आज तहसील पुलिस स्टेशन को हंसापुरी का एक डीवीआर दिया। वो डीवीआर में दिखाई दे रहा है कि शाम 8 बजे से उन्होंने ये सब चालू किया, रेखी करी एरिया की, कहाँ कहाँ कैमरे दिखे, हाथ में मोबाइल लेकर के उन्होंने सारी चीज़ों की सूचना करी। उसके बाद वहाँ जितनी मुस्लिम समाज की गाड़ियाँ थी उनको फ़ोन कर करके उठा करके ले गए। मोमिनपुरा में ईद का बाज़ार लगता है, वो सारे लोग अपनी गाड़ियाँ हंसापुरी में खड़े करते हैं, इसलिए उन गाड़ियों को चिन्हित करके बाज़ार से बुला बुला करके उन लोगों को गाड़ी हटाने के लिए कहा गया। 20 से 25 टू व्हीलर मुस्लिम समाज की वहाँ से हटाई गई। पीछे जो मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं उनसे पूछा गया तुम्हारी और तो कोई गाड़ी नहीं है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि जो पथराव हुए उनमें से मुस्लिम के एक भी घर पर पथराव नहीं है, पूरे हिंदू के दुकानें दुकानें सब हंसापुरी तोड़ी की बात आपको बता रहा हूँ ना, बड्डू हार्डवेयर के बाजू में 2 दुकानें मुस्लिम के घर है, उनको हाथ भी नहीं लगाया उन्होंने, हाथ भी नहीं लगाया। वो मुस्लिम की दुकान को बचाया किसने आपको पता है? वहाँ एक कार जला दी गई, कार का टैंकर ब्लास्ट हो गया और मुस्लिम की दुकान के बैनर में अंगार लग गई। तो हिंदुओं ने फायर ब्रिगेड बुला करके अंगार मुस्लिम की दुकान की बुझवाई। शायद नहीं बुझवाती तो रेक्सिन की दुकान थी उसमें अंगार लग जाती तो आधा हंसापुरी साफ हो जाता, कारण सारे सबके सब पुराने घर है और सब एक दूसरे से चिपके हुए घर है, जगह में गैप भी नहीं है करके। अर्थात इस भयावह स्थिति में भी जहाँ हिंदुओं को माँ बहन की गाली दी जा रही थी, वहाँ भी हिंदुओं ने उस मुस्लिम की दुकान बचाने की बात की, लेकिन इन्होंने बेतरतीबी के साथ में, आप देखेंगे आज मैंने जो फुटेज दिए हैं उसमें यही लोग बाद में फ़ोन करके लोगों को बुलाते हैं। एक एम्बेसडर एक सफ़ेद रंग की कार खड़ी हुई है वहाँ, MH49 नंबर की, उसमें आकर के दौड़ते हुए 10-12 महिलाएं आई हुई है, उसमें से 5-6 उसमें बैठती हैं, बाकी स्कूटी में बैठती है। दरवाज़ा बंद होता है, कार निकलती है, जैसे ही कार निकलती है फ़ोन करके लोगों को बुलाते हैं। गीतांजलि की तरफ से पूरा 60-70 का मजबा आता है, उनके हाथों में तलवारें होती है, रॉड होता है। वहाँ एक देशी दारू की दुकान है, उसके बाजू में एक बोरा भर के रॉड रखे हुए रहते हैं, वो रॉड वो एक दूसरे को वितरण करते हैं और उसके बाद जो तांडव करते हैं वो भयावह दृश्य देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर, करके। आज ये सुबह- सुनियोजित षड्यंत्र है। आज सुबह एक पोस्ट आया सोशल मीडिया में, कमेंट आया जिसमें एक व्यक्ति कह रहा था कि मंडे को जो हुआ वो तो एक झांकी है, ईद के बाद पूरा जो महीना है रमज़ान का, उसके बाद पूरा जो ताका वो उसके बाद होगा, जो कुछ होगा फुल एंड फाइनल। अब देखिए, यहाँ महाराष्ट्र में देवेंद्र जी गृह मंत्री है, यह सारी जो घटना हुई यह अनजाने में इस स्थिति तक पहुँच गई और जो पुलिस पर उन्होंने हमला किया, शायद यह खुली चुनौती महाराष्ट्र सरकार को उन्होंने दी है। इसलिए अगर दोबारा किसी ने भी शहर में इस प्रकार का वातावरण बनाने की कोशिश करी तो मुझे नहीं लगता कि प्रशासन किसी भी प्रकार की कोताही बरतेगा। अभी रमज़ान का मुबारक महीना है, इसलिए प्रशासन ने भी एक समझौते के तौर पर किसी प्रकार का विद्वेष और ना भड़के, सामाजिक सौहार्द बना रहे, इसलिए संयम की भूमिका में प्रशासन ने लिया। इस गली में आकर के हनुमान जी की मूर्ति तोड़ी, शंकर लक्ष्मी जी की मूर्ति तोड़ी, वो बड्डू हार्डवेयर के दुकान में 3 फोटो रखी थी, एक ताजुद्दीन बाबा की रखी थी, एक देवी जी की रखी थी, एक गणेश जी की रखी थी। ताजुद्दीन बाबा की फोटो ऐसी की वैसी रहने दी, दोनों फोटो को जमीन पर पटक डाला, अंगार लगा दिया। आयत लिखी थी, इस प्रकार की बात कह करके आप हम पे आरोप लगाते हो। आप क्या कर रहे हो? महाकाल ग्रुप एक शंकर जी की शोभा यात्रा निकालता है, बारात, उसके बैनर लगे थे, उस बैनर को फाड़ के जमीन पर रखा और भोलेनाथ के बैनर के ऊपर लात मार रहे हैं। ये सब फुटेज मैंने आज पुलिस को दिए हैं। अगर वो जायज है तो ये नाजायज है। एक तो हुआ ही नहीं ऐसा कि उसमें आयत लिखी हो करके, हुआ ही नहीं। अगर हुआ रहता तो अभी तक उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से उस बात को लोगों के सामने स्पष्टता के साथ में रख दिया रहता। अगर हुआ रहता तो कोर्ट में जब आरोपियों को पेश किया गया और रात को 2:30 बजे तक 3 बजे तक वहाँ तकरीर चलती रही, कोर्ट में सुनवाई चलती रही, वहाँ उन्होंने उस चीज़ को कोर्ट के सामने रखा रहता। जो चीज़ हुई ही नहीं उसको बरगला करके, मुस्लिम समाज के नौजवानों को बरगला करके हिंदुओं पर आक्रमण कराना और पुलिस की दहशत समाप्त करवाना, कि हम इसको भी कश्मीर बना देंगे, ये कहाँ तक जाएगा? सर, कल वीएचपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने जो आत्मसमर्पण कर दिया, जिन लोगों ने
जो जलाया था, कुरान की आयत इनका दावा था, कुरान की आयत जली ही नहीं। इनका जो दावा था उन्होंने उस पर खुद को आत्मसमर्पण कर दिया है। उनका ये भी कहना है कि इन लोग ने तो सरकार इनकी है दिल्ली, यहाँ से लेकर दिल्ली तक, तो उनको तो बेल मिल जाएगी। उनके ऊपर क्या कहोगे? देखिए, सरकार किसी की भी हो, कानूनी दस्तावेज, ये वकील साहब मेरे बाजू में खड़े हुए हैं, सरकार किसी की भी हो, अगर कानूनी दस्तावेजों में किसी भी प्रकार से वो गुनहगार होगा तो कोर्ट फाइन एंड फैक्ट्स देखकर ही अपनी फाइंडिंग्स देता है। अगर फैक्ट मिल जाएंगे कि उन्होंने गलत किया था तो कोर्ट उनको छोड़ेगा नहीं। जिस मजिस्ट्रेट के सामने रात 2:50 तक सुनवाई हुई वो मुस्लिम समाज की महिला है। उस महिला का तो धर्म हम नहीं बदल सकते ना। वो उस चेयर पर बैठी है और न्याय की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति किसी धर्म का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता। उसके लिए कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, अपराधी अपराधी है उसके लिए। इसलिए उन्होंने उस प्रकार का निर्णय भी वहां पर लिया। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि दंगा हो रहा है, 4-5 दर्जने गाड़ियां जलाई जा रही है, वो गाड़ियां जलाते समय केवल हिंदुओं की गाड़ी जलाई जा रही है। ये रोड है, इस रोड को ऑटो डील का रोड कहते हैं। इस रोड पे फुटपाथ नहीं है, सारी की सारी हमारे सांप्रदायिक सद्भाव बनाने वाले हमारे भाइयों की दुकान है। मैं एज ए मेयर 30 से 40 बार अतिक्रमण की कार्रवाई कराया, लेकिन बाजार बंद नहीं करा सका। होली जैसे त्योहार में भी वहां फुटपाथ पर गाड़ियां थी, हिंदुओं ने कुछ नहीं किया। लेकिन ये 7 बजे के पहले सारी गाड़ियां, एक दो नहीं रहती है, हजारों की तादाद में फुटपाथ पे अग्रसेन चौक से यहाँ तक गाड़ियां थी, हजारों गाड़ियां सब गायब हो गई। किसकी गाड़ी थी? वो स्वप्निल नाम का एक बच्चा जो अकेला हिंदू ऑटो डील का काम करता है, उसके यहाँ 6-7 गाड़ी खड़ी थी। ये क्या इंगित करता है? और कौन बोल रहा है बाहर से लोग आए थे? बाहर से लोगों को गौलीपुरा में कौन सा घर हिंदू का है ये दिखेगा? बाहर के लोगों को हंसापुर में कौन सा घर हिंदू का है, कौन सा मुस्लिम का है ये दिखेगा करके? ये पुरानी बस्तियों में तो घर के सामने नेम प्लेट भी नहीं लग रही थी। आप पूरा मोहल्ला घूम डालिए, डॉक्टर बावनकुड़े के अलावा किसी के घर के सामने नेम प्लेट नहीं लगी ये है। भी कहना है कि बांग्लादेशी घुसपैठे भी इसमें शामिल थे, और कहीं ना कहीं किसी नेता ने भी बयान दिया है कि इसमें पाकिस्तान का भी हाथ था। यहाँ तक के बयान आ रहे हैं। मैं किसी बयानों में जाना नहीं चाहता। ऑटो डील की दुकान के सामने की हजारों गाड़ियां हट जाना, उसके बाद यहाँ हमला होना, इसका मतलब ये हमला कुत्सित मानसिकता ने समाज को एकत्रित करके निर्णय लेकर के किया हुआ हमला है। किसी आदमी का मर्डर ये गुस्से में हो सकता है, लेकिन दंगा सुनियोजित तरीके से अगर किया जा रहा है तो उसका षड्यंत्र रच करके हो सकता है। आपने पूछा कि जिन्होंने हरा कपड़ा जलाया उन पर क्या कार्रवाई हुई? 3 बजे गुनाह दाखिल हो गया था। अब 3 बजे गुनाह दाखिल होने के अलावा क्या हो सकता था? 3 बजे गुनाह दाखिल होने के बावजूद शाम को इस प्रकार की हरकत करना, इसका मतलब उन्होंने एक समय लिया, उस समय में पूरी तैयारी करी और तैयारी करके पूरी ताकत के साथ टारगेट कौन होगा ये तय किया है ना। आप कल्पना कीजिए ना, 5 लोग पुलिस थाने के 5 लोग नागरिक के रूप में एडमिट हुए और 3 डीसीपी को मार लगा, उसमें से एक को कुल्हाड़ी से मार लगा। अब कल्पना कीजिए ना, नागरिक 5 और पुलिस 34, क्या है ये कहीं ना कहीं उस दिशा में हमको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि षड्यंत्रकारी ताकतों ने समाज के जो सौम्य विचार के लोग होंगे उनको भी बाजू में कर दिया होगा और उग्र विचार को आयात 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 कुरान शरीफ की आयात इस प्रकार से दिग्भ्रमित करके, भ्रम फैला करके उस नौजवान ताकत का दुरुपयोग किया। कारण वीडियो में दिखने वाले 99% लोग ऐसे ही है जो मुझे लगता है कि 10-11 साल से लेकर के 25 साल के अंदर के बच्चे हैं करके, ऐसे ही लोग दिखेंगे आपको। सर, अभी जो कर्फ्यू चल रहा है, क्या लगता है कब तक इसके हटने की संभावना है? पुलिस क्योंकि प्रशासन इससे दुकानों को, सर, जो छोटे बड़े ग्राहक है, दुकान व्यापारी है, उन पर बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका। जिस प्रकार की घटना हुई है, ये घटना नागपुर के इतिहास में पहले बार हुई है। इसलिए पुलिस प्रशासन को जब तक यह नहीं लगता कि स्थिति सामान्य हो जाएगी, पुलिस प्रशासन उसके अनुरूप निर्णय लेगा। आज पुलिस प्रशासन ने कुछ इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी है। आप देखेंगे आज नंदनवन थाने के इलाके में भी ढील दी गई, बाकी जगह भी कुछ ढील दी गई, कुछ जगह पूरी ढील दी गई, कुछ जगह 2 घंटे की ढील दी गई करके। तो हम तो ऐसे लोग हैं कि जो अच्छा सोचते हैं, हम तो कचरे में से भी बिजली बन जाए इस विचार के लोग हैं। इसलिए
निराशा में हम नहीं हैं, लेकिन यह जो खतरे की घंटी बजी है कि नागपुर जैसा शांत प्रदेश भी षड्यंत्रकारियों के हाथ में इस प्रकार से आ जाएगा, नागपुर जैसा एक शहर, और उस षड्यंत्रकारियों को लोग हजार हजार गाड़ियां हटा करके मदद करेंगे और पूर्व सूचना मिलने के बावजूद भी पुलिस को सूचित नहीं करेंगे, ये आने वाले समय के लिए खतरे की घंटी है। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं। तो जैसे कि आपने देखा कि हमारे साथ दयाशंकर तिवारी जी थे, उन्होंने कहा कि ये पूरा प्री प्लान किया गया था और आने वाले समय में खतरे की घंटी हो सकती है, इसलिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से निगरानी में रखा हुआ है। साथ ही हमारे देवेंद्र फडणवीस जो सीएम है महाराष्ट्र के, उनकी भी इस पर निगरानी बनी हुई है। तो बनी रही है हमारे साथ नागपुर समय न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन उदय सोनवाल के साथ मैं शैल भूसा।